हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के बारे में बताइए कि बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का क्या क्लासेज होगा हमारा, और इंग्लिश के जो आपने सेमेस्टर बताया हुआ है, हमारा सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स कौन कौन से हैं एंड उन यूनिट्स को हम एक एक करके पढ़ाइए। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का अंग्रेजी के सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। इससे रिलेटेड जो है पहला ये हमारा वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 1 पर। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा एक यूनिट पे मैं 3 से 4 वीडियोस, दो जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एक यूनिट में 4 वीडियोस के माध्यम से मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखते हैं इंग्लिश में इसको किस तरीके से हम जो है कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स में इस वीडियो को अपलोड करना है। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है इसमें आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। फॉर्म्स मीन्स क्या होता है? प्रकार, टाइप्स। तो पोएट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं पोएट्री के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 टाइप के आपके पोएट्री होते हैं। एंड इन 8 टाइप्स में से एक एक टाइप का मतलब क्या है कि एक टाइप का फॉर्म क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो पोएट्री है वो सोनेट है, कौन सा पोएट्री जो है एलेजी है, कौन सा पोएट्री ओड है, कौन सा एपिक है, कौन सा बैलेड है, कौन सा लिरिक है, कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है और कौन सा आपका एलिगोरी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सोनेट। क्या आखिर सोनेट है क्या? तो देखिए कह रहा है कि द सोनेट इज एन एग्जीक्यूटिव वर्सेस यूनिट ऑफ 14 लाइन्स। ये कह रहा है आपका कि एक तरीके का सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक कविता है, यानी कि एक ऐसी कविता, एक ऐसा पोएम जिसमें 14 लाइन्स हों, वो सोनेट कहलाता है। यूजुअली इन लैम्बिक पेंटामीटर विथ कॉन्सिडरेबल वेरिएशंस इन द जो है रिदम स्कीम। यानी कि मतलब क्या कह रहा है कि एक तरीके से मतलब एक यूजुअली रिदम में होता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन आया एंड एंड में खत्म हो रहा है एंड नेक्स्ट आएगा तो वो भी उसका मतलब एक मैच करता हुआ एक रिदम में दिखाई देगा चीज़ें। द इटालियन पोएट पेट्रोस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ द लिटरेसी फॉर्म। या कहा जा रहा है कि एक इटालियन पोएट था पेट्रोस, उसको जाना जाता है क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ द लिटरेसी फॉर्म का मास्टर और क्रिएटर माना जाता है। द टर्म सोनेट ड्राइव फ्रॉम द इटालियन सोनेटो मीनिंग्स ए लिटिल साउंड और सॉन्ग। यानी कि कहने का अर्थ है ये जो सोनेट वर्ड है, ये सोनेट वर्ड डराइव होता है सेनेटो वर्ड से, जिसका अर्थ होता है छोटा सा साउंड, छोटा सा आवाज या फिर छोटी गीत। मतलब 14 लाइन की है तो छोटी ही कविता है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता था। अल्दो सिलिकली एंड प्रूवेंस आर द 2 पॉसिबल प्लेसेस ऑफ द ओरिजिन। यानी कि कह रहा है इसमें कि सिसिली एंड प्रोवेंस आर द 2 पॉसिबल प्लेसेस ऑफ द ओरिजिन, मतलब इसके ओरिजिन के प्लेसेज हो सकते हैं। द सोनेट ग्रो एंड थ्राइव्ड इन इटली इन द लेटर हाफ ऑफ द जो है 13th सेंचुरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रार्च। कह रहा है कि मतलब जो सोनेट है ये अपने आप में डेवलप हुआ, ग्रो हुआ जो है इटली में जो है 13वीं शताब्दी के हाफ के बाद में, यानी कि 13वीं शताब्दी के 1350 ईस्वी के बाद में जो है इटली में जो है इसका इन्फ्लुएंस हुआ। ये बढ़ा किसके इन्फ्लुएंस में? पेट्रार्च के। डांटे एंड पेट्रोस द 2 नोटेड इटालियन पोएट्स रोड सीरीज ऑफ सोनेट एक्सप्रेसिंग देयर जो है पैसिनेट लव फॉर द बेट्रिश एंड लोरा। बेट्रिश और लोरा के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए ये 2 कवि थे। कौन कौन? जो है डेंटे एंड पेट्रिच। इन्होंने जो है ये पूरा जो सोनेट है ना, इसका पूरा पूरा सीरीज लिख डाला, एक के बाद एक पूरा सोनेट लिखना स्टार्ट किया। द राइटिंग ऑफ द सोनेट टू आइडियोलॉजिस्ट जो है आइडियाज रिमाइंड द लिटरेसी कस्टम ऑल ओवर यूरोप फॉर ए लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स। यानी कि ये जो सोनेट लिखने का जो तरीका रहा या इसका जो मांग रही, उसके हिसाब से इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और यूरोप पर ये काफ़ी लंबे समय तक इसका स्थान हमें देखने को मिलता है। देर आर 3 बेसिक सोनेट फॉर्म, 3 बेसिक सोनेट के फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका द पेट्रेशन, यानी कि पेट्रेश का, सेनेरियन और आपका शेक्सपियरियन। यानी कि इस तरीके से 3 प्रकार का फॉर्म बेसिकली हमें देखने को मिलता है इसमें। द पेट्रोसियन सोनेट आल्सो नोन एज द क्लासिकल सोनेट। यानी कि जो पेट्रोसियन का, पेट्रोट का जो सोनेट है उसको नाम दिया जाता है किसका? क्लासिकल सोनेट का। द इटालियन सोनेट कंप्राइजेज एज द
ऑक्टेव यानी कि एक ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि 8 लाइन का एक ग्रुप, 8 लाइन का एक ग्रुप, इस तरीके से। और राइमिंग जैसे ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि एक तरीके का राइमिंग बन रहा हो। एंड द सेट्स एक ग्रुप ऑफ 6 लाइन्स। रिदम जो है सी डी एंड सी डी, मतलब जैसा हो ना उसका हर 2 लाइन पे, या फिर अगर 6 लाइन्स का ग्रुप बन रहा है तो हर 6 लाइन पे उस तरीके से मैच करना चाहिए। इन एनी कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट ऑफ रिदम कपल, यानी कि एक रिदम का कपल बनना चाहिए। द स्पेनेरियन एंड शेक्सपियरियन फॉर्म हैव 3 क्वार्टर्स, यानी कि जो है 3 क्वार्टर में ये होते हैं। एंड द जो है कॉपलेट इन द कॉमन विद द डिफरेंट रिदम स्कीम्स। द स्पीयरमैन सोनेट रिदम जैसे ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, बी सी मतलब एक तरीके का रिदम, सी डी ई, वेयर एज द शेक्सपियरियन जो रिदम है वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एक तरीके का रिदम देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम सोनेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑड का, कि ऑड क्या है आखिर। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ऑड इज द सीरियस लिरिक वर्डर्ड आउट इन डिटेल, यानी कि मतलब ये एक तरीका का सीरियस लिरिक्स होते हैं इसमें जो ऑड में होते हैं। इन इट एक्सप्रेसेस ए ग्रेट डिजायर ऑफ पोएट, और इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड लिरिक एड्रेस्ड टू ए जो है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, आइडिया, और जो है वेनरेटेड पर्सन, यानी कि कह रहा है कि एक तरीके का बहुत ग्रेट डिज़ायर हो सकता है, या पोएट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है विजन हो सकता है, तो उस चीज़ को ये जनरेट करता है, वेनरेट करता है। हेयर द पोएट्स विश इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर मेड टू द पर्सनस एड्रेस, यानी कि यहाँ पर क्या करता है कि पोएट की कुछ विशेज होती हैं, प्रेयर्स होता है जो उसको पोएट के फॉर्म, पोएम के फॉर्म में लेकर के आता है। दस ओड इज ए एलिब्रेट लिरिक वर्कड आउट इन डिटेल expressing the poet's longings on his prayers made to personified objects, ideas deeply reacted to person, it may be clear, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि ये जो टाइप ओड होता है ना, इसमें मतलब प्रेयर लिखा जाता है, या किसी व्यक्ति के प्रति ही आप उससे कुछ मांग रहे हो, कुछ चीज़ें उससे कह रहे हैं, तो उसके प्रति आपका जो मतलब एक तरीका होता है, मतलब एक तरीके से डीपली आप जुड़ करके या श्रद्धा के साथ आप उस चीज़ को कहते हैं ना, तो वो चीज़ कहलाता है आपका ओड। It may be clear that the elements of ode are 3 elaborate जो है lyricism, the poet's longing और prayers, और जो है descriptions of other things। तो इसमें जो odd होता है ना, ये 2 टाइप के odd हो सकते हैं। Thus there are 2 kinds of odds in English poetry। पहला आप देख सकते हैं Pindaric odds and Horatian odds। अब ये क्या है Pindaric odds and Horatian odds? तो the Pindaric odd is the complicated, its first part in strophe and the second part is जो है antistrophe। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो ये आपका पिंडरिक है वो एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका पहला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा शुरुआत का, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा वो थोड़ा सा इजी होगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द लिरिक कोड इज एपोड। जो सिंगर सिंग्स इट आफ्टर इट इज फ्रे स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। द हॉर्टेन ओड इज ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, इट गोज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि जो हॉर्टेन होता है एक तरीके का सिंपल होता है जो शुरू से आखिरी तक एक जैसा ही जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा आपका आता है आपका एलेजी। एलेजी क्या होता है? एलेजी इज द सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ये एक तरीके का मतलब कि मॉर्निंग का जो है मॉर्निंग का सॉन्ग है। इट इज़ अ पोएम ऑफ लेमेट फॉर ए पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के प्रति ये पोएम होता है। और इट इज़ द पोएम ऑफ सीरियस मोशिंग। इट हैड इट्स ओरिजिन इन एंशियंट ग्रीक। इन इंग्लिश पोएट्री इट इज अपीयर्ड एज ए लेमेट फॉर द डेड। द एलिजिब्रेथ इज It was written in the pastoral जो है conviction. In that form, the poet presented himself as the shepherd, lamenting the death of another shepherd. ये आपने कई बार कविताएं पढ़ी होंगी। Then appeared in 18th century another kind of elegy called personal elegy. In the poet laments the death of a person of his personal capacity, यानी कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से किसी व्यक्ति के दुख को मतलब दर्शाना हो गया, उसमें बार बार उस चीज़ को रिपीट करना हो गया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है एलेजी में। अब बात कर लेते हैं फेमस पोस्टरल एलेजीज। द फर्स्ट ग्रेट पोस्टरल एलेजी वॉज रिटन बाई एडमंड स्पेंसर
इट इज़ जो है इंटाइटल्ड, इसको टाइटल दिया गया एस्ट्रोफेल। इट वॉज राइटन इन 1986 टू मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। मतलब क्या कहते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक गुनगुना भनभनाहट, मतलब कि किसी चीज़ को बार बार जब रिपीट करते हैं या सभी लोग, कई लोग उसको रिपीट करते हैं तो एक भनभनाहट की आवाज़ आती है, उसी को हम मॉर्निंग कहते हैं। तो सर फिलिप सिडनी के जो बॉडी था, उनकी डेथ पर इस चीज़ को मॉर्न करने के लिए बनाया गया था। द सेकेंड ग्रेट पोस्टरल एलजी इज मिल्टन्स लिशियाइड, जो कि 1637 ईस्वी में लिखा गया है। हेयर मिल्टन जो है, मिल्टन मॉर्न्स द डेथ ऑफ इज फ्रेंड किंग एडवर्ड, अपने फ्रेंड जो उनका फ्रेंड था किंग एडवर्ड, उसकी मौत पर इस चीज़ को मॉर्न करने के लिए बनाया हुआ था। द थर्ड ग्रेट पास्टरल एलोजी इज सेलिस एडोनाइश, जो कि 1821 में लिखा गया। इन द लेमेंट्स द डेथ ऑफ कीट्स। द फोर्थ ग्रेट पोस्टल एलोजी इज जो है अर्नोल्ड्स थायरसिस 1867 इनफिस द मॉर्न्स ओवर द डेथ ऑफ ह्यूज क्लाउड। इन ऑल दीज एलिजीज द पोएट स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि इतनी जितने भी एलिजीज हैं ये बेसिकली डेथ के मौके पर या कुछ बहुत बड़े दुख के मौके पर ही इस चीज़ को रखा जाता है, इस चीज़ को याद किया जाता है, इस चीज़ के प्रति काम किया जाता है। तो डेथ ऑफ ए पर्सन, देन द ग्रेजुअली मूव्स टू द मैंस मोरालिटी और द जनरल कॉजेज इन हिज सफरिंग, यानी कि धीरे धीरे पहले क्या होता था, केवल डेथ पर होता था, फिर उसकी मोरालिटी एंड जनरल कॉजेज ऑफ सफरिंग, कोई सफ़र कर रहा है ज़्यादा हो तो उस चीज़ पर है। ही आल्सो एक्सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड हिज मेमोरीज ऑन द ऑफ द डेथ डेड पर्सन, यानी कि डेड पर्सन से रिलेटेड हमारे अंदर कुछ मेमोरीज होती हैं। तो होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जो भी चीज़ें रहती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये कहलाता है आपका इलोजीज। अब बात कर लेते हैं एपिक की। इंट्रोडक्शन। एपिक आप सभी को पता ही होगा एपिक क्या होता है। एपिक इज द लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट रिलेट्स हेरोइक एक्शंस ऑफ ए हीरो, यानी कि एक तरीके का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, जो है जीवन गाथा किसी का कह सकते हैं कि एपिक लिखा जा रहा है, काव्य एक तरीके का। तो ये क्या होता है कि एक लंबा नैरेटिव पोएम होता है जो कि किसी हेरोइक एक्शन वाले हीरो से रिलेट होता है और स्मॉल नंबर ऑफ हीरोज इन द एलिवेटेड स्टाइल, यानी कि मतलब कि एक तरीके का मतलब वो हीरो हो, मतलब जिसको ज़्यादा लोग जानते हो, बहुत फेमस हो या फिर बहुत बड़ा हो व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो, तो उस चीज़ को लेकर के इसमें बात किया गया है। और इट इज़ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ डिग्निफाइड थीम, ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शन एंड ग्रैंड स्टाइल। इफ it is an epic of the hero or heroes, its theme is made up of the heroic actions and misfortunes of the hero or heroes. The hero is the national figure whom all love and adore, यानी कि हीरो जो होता है वो एक तरीके का नेशनल फिगर होता है जिसको सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, वो कहलाता है हीरो। द रामायण इज सच एन एपिक ऑफ जो है डिग्निफाइड थीम, यानी कि रामायण जो है वो भी अपने आप में क्या है, काव्य है। महाकाव्य रामायण को महाकाव्य के रूप में जाना जाता है ना, तो अपने आप में ये भी क्या है, एक डिग्निफाइड थीम है। It relates the great events of grand style tolerate to a very naval conclusion. Such epic is Milton's Paradise Lost. But in any case, the elements of epic are number one, the long narrative poem, यानी कि अगर कोई epic है तो उसमें एक long narrating poem होगा। दूसरा, sublime theme of organic unity, एक organic unity होगी उस theme में, एक जैसा theme आपको दिखेगा चलता हुआ। ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से मतलब जैसे कि अगर आप रामायण उठाओगे तो शुरू से लेकर के राम के बचपन से लेकर के उनकी मृत्यु तक पूरा मतलब पूरा एक सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऑर्डरली प्रोग्रेस एंड एक्शन होता है, ग्रांड स्टाइल होता है, फेयर ओनली वन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मिसिंग, द पोएम फॉल्स शॉर्ट ऑफ द नेचर ऑफ एपिक, यानी कि मतलब एक ही चीज़ है कि वो शॉर्ट नहीं होता है। एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, अगर इंग्लिश लिटरेचर में बात किया जाए एपिक की कि एपिक की क्या भूमिका रही है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन इंग्लिश पोएट्री द अर्लीस्ट एपिक इज बियोफ। इट इज एन इंग्लिश अल्टरनेटिव एपिक ऑफ द अर्ली 18th century. Its hero is Beowulf. He performs great deeds of bravery in his youth and gains great fame, यानी कि ये क्या करता है, काफ़ी बहादुरी का काम करता है और अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेम वो गेन करता है। एंड इन ओल्ड एज ही गिव्स हिमसेल्फ फॉर हिज पीपल, और अंतिम समय में जब ओल्ड एज आ जाता है तो अपने आप को पूरा अपने लोगों को समर्पित कर देता है। हिज ब्रेवरी सेक्रीफाइस मेक्स हिम द एपिक हीरो, उसकी इसी बहादुरी और इसी सेक्रीफाइस, इसी त्याग ने उसको क्या किया, हीरो बनाया। ड्यूरिंग द Renaissance,
एडमंड स्पेंसर मेड द एन अटेम्प्ट टू कंपोज एन इपिक। हिज बुक इज जो है फेरी क्वीन 1589 से 1996 तक लिखा गया, बट इट कुड नॉट बिकम द एपिक बिकॉज ऑफ इट्स फुल्ली एलिजोरिकल नेचर, यानी कि जो इसका एलिजोरिकल नेचर है उसकी वजह से ये क्या हुआ, एपिक नहीं बन सका। इन अदर वर्ड्स इट्स थीम इज नॉट सबलाइम एंड इट्स स्टाइल इज नॉट ए ग्रैंड। देयर आफ्टर इंग्लिश पोएट्री हैड टू वेट फॉर अबाउट 70 ईयर्स देन अपीयर्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि उसके बाद 70 सालों तक वेट करना पड़ा तब जाकर के एक जो है एपिक आपको देखने को मिलता है। It is a perfect epic whose theme leads to justification of the ways of God to man. According to some critics, Abraham Corliss Davies is also an epic. The classical is of Pope's translations of classical epics into English, and Pope produced only mock heroes, यानी कि जो कहने के लिए हीरोज थे उनको जो है लाते हैं। In the Romantic age, several poets composed long narrative poems, but all of fell short of the standard of epic, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो लॉन्ग हो जाए, कोई जो है तमाम सारे लोगों ने बहुत सारी लॉन्ग पोएम्स लिखी तो वो जो है एपिक में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो एपिक का एक अपना स्टैंडर्ड होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, उस स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते हैं। इन द जो है विक्टोरियन एज 2 एपिक्स अपीयर्ड। These are Tennyson's The Idyllices of the King 1859 and Arnold's Sohrab and Rustam 1853 में लिखा गया। तो इस ये दो चीज़ें हमें, ये दो कविताएं हमें एपिक के रूप में देखने को मिलती हैं, जिसको हम एपिक कह सकते हैं। अब बात करें इसके बाद जो है बैलेड क्या होता है, तो बैलेड का सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कि आखिर बैलेड क्या है। तो बैलेड इज ए टेल इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, यानी कि एक तरीके की कहानी है जिसको सॉन्ग के रूप में बताया जा रहा है। इट इज़ ए पोएम इन शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग ए पॉपुलर टेल। एक फेरी टेल होता है ना, एक कहानियाँ, उस कहानी को किया जा रहा है, शॉर्ट स्टेंजा में नरेट किया जा रहा है। इट ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री, ये क्या है, एक तरीके का ट्रेडिशनल पोएट्री का एक पार्ट है। इट इज़ मेनली इन नैरेटिव फॉर्म, ये केवल क्या होता है, एक तरीके का नैरेटिव फॉर्म में होता है। एंड इट्स पोएट्री इज डायरेक्ट, इसका जो पोएट्री होता है वो डायरेक्ट होता है, सिंपल होता है, ऑफ्टन ड्रामेटिक इन स्टाइल, अक्सर क्या होता है, ड्रामेटिक होता है स्टाइल में। ओरिजिनली द बैलेड वॉज इंटेंडेड टू बी रिसाइटेड बाई ए सिंगल सिंगर, यानी कि एक तरीके का एक सिंगल सिंगर के द्वारा ये चीज़ कही जाती है। एंड इट्स थीम वाज ए टेल ऑफ इम्प्रेशनल नेचर, यानी कि एक तरीके का इम्प्रेसिव नेचर वाला इसका टेल होता है। एंड द ऑब्जेक्टिव वाज इंटरटेन द ऑडियंस एंड एक्साइट्स इमोशंस इन देम, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि जो ऑडियंस है उनको एंटरटेन किया जाए और उनके जो इमोशन लेवल है उसको एक्साइटमेंट जो है और बढ़ा दिया जाए। सो इट वॉज रिदेमिक, हाईली लिरिकल एंड वाज संग विथ अ ड्रामेटिक वॉइस, ड्रामेटिक जो है मूव मेथड्स ऑफ द सिंगर्स बॉडी। द हाईली डेवलप्ड इंग्लिश बैलेड ऑफ द रोमांटिक हैज़ ऑल द एबव क्वालिटीज़, यानी कि जो है हाईली डेवलप्ड जो इंग्लिश बैलेड होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो भी ये सॉन्ग होगा ना, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि ऑडियंस इंटरटेन कर सके, ऑडियंस जो है इमोशंस से अपने कनेक्ट कर सके, एक रिदमिक होगा जिससे रिदम देखने को मिले, हाईली लिरिकल होगा और एक ड्रामेटिक वॉइस में इसको क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। सिंगर्स की बॉडी लैंग्वेज भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ बैलेड का। द ओरिजिन ऑफ द बैलेड इज नॉट नोन, यानी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि ओरिजिन ऑफ बैलेड कैसे हुआ। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग, ये माना जाता है कि ये ओरिजिन हुआ किस रूप में, फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग के रूप में। बट बैलेड राइटर्स वेयर नॉट प्रेटी जो है वेरीफायर्स, यानी लेकिन बैलेड के जो राइटर्स हैं वो काफ़ी वेरीफाइड नहीं हैं। प्रोबेबली दे वेयर सपोर्टेड बाय द किंग्स, और प्रोबेबली क्या होता था कि वो राजाओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, राजा अपने बारे में अच्छा लिखवाते थे तो उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता था, दरबारी हो गया, लोकल लॉर्ड्स हो गया, तो इनके द्वारा सपोर्ट होता था, तब ये चीज़ सामने आती थी। इन यूरोप बैलेडर्स वेयर पॉपुलर इन द मिडिल एज, यूरोप में जो ये बैलेड्स लिखने वाले राइटर्स थे वो मिडिल एज में देखने को मिलते हैं। इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड दे वेयर संग एंड हियर्ड इन द 14th सेंचुरी, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में इनको 14th सेंचुरी में देखा गया था। अब बात कर लेते हैं जो ये थीम क्या होता है बैलेड का, एक जो बैलेड लिखा जाता है उस बैलेड की थीम क्या है। तो थीम ऑफ द बैलेड इज ए बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी,
इट इज़ लॉजिकल रीजनल नेचर बाय कैरेक्टर, यानी कि कह रहा है कि जो थीम होता है ना इस बैलेड का, वो एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटी पर बेस करता है कि कौन सी कम्युनिटी के सामने हम क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ डिसाइड होती है। वो लोकल होता है, रीजनल होता है कि जहाँ के लोगों के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं क्या उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। इट बेसिक इज हिस्ट्री, अनरिटन हिस्ट्री, लीजेंड और सुप्रीम नेचुरल जो है फोल्ड लोर, यानी कि अपने आप में कह सकते हैं एक तरीके का हिस्ट्री लिखा जा रहा है जो है, जो कि मतलब कि एक तरीके से अनरिटन हिस्ट्री है, लीजेंड या बड़े लोग जो हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उसको एक कविता के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। इट्स टेल इज ऑफ वार, एडवेंचर, लव, रिवेंज, द सुपर नेचुरल, यानी कि इसकी जो कहानियाँ होती हैं वो तो वार के बारे में होगा या एडवेंचर होगा या लव होगा या फिर रिवेंज होगा, इन सभी चीज़ों को सुपर नेचुरल तरीके से दिखाया जाता है। इन ए फ्यू केसेज द बैलेड टेल्स आल्सो नरेट द डूइंग ऑफ रिलीजियस पर्सन्स और हैपनिंग द सम रिलीजियस इवेंट्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि रिलीजियस फैक्टर्स भी सामने आते हैं और रिलीजियस फैक्टर्स के आधार पर किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बड़ाई किया जाता है। तो हमने 5 जो है ये पूरा 8 है, जिसमें से 5 हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ पोएम। तो आई होप आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा। तो आने वाले वीडियो में हम आपका 6 नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर, एक देख सकते हैं अभी इतना सारा बचा हुआ है। इसके बाद आपके ऑप्शनल आने वाले हैं जो हमने अभी यहाँ दिखाया मैंने आपको ना, ये ऑप्शनल आएंगे तो इसको भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियोस में आप लोग जरूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिरिक्स से, एंड लिरिक्स से आगे जानने की कोशिश करेंगे। ओके मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।